हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आरसीसी क्लासेस अलीगेरी। आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 ग्रेविटेशन। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और आपके एमयू में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं हम। देखिए, अभी हमारा 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इसमें हमारे 100% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एंट्रेंस में। और इसी तरह से 2021 और 22 में जो यूपी बोर्ड के क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट्स थे वो सभी पास हो चुके हैं और उनकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी आई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये लेक्चर आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। और किसी ने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4, तो उसको भी जाकर आप देख लें, तभी ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन के। यहाँ जो इक्वेशंस आपने मोशन में यूज़ की थी वही इक्वेशंस आप यहाँ यूज़ करेंगे। बस जो फ़र्क है वो क्या आएगा, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है। यहाँ ए आपका जी में कन्वर्ट हुआ है और जो आपका एस था वो एच में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, v बराबर u प्लस जी टी। सेकेंड है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस हैं यहाँ। उसके बाद हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पहला कॉन्सेप्ट है ये और दूसरा कॉन्सेप्ट है ये। पहले कॉन्सेप्ट में है जब बॉडी मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ आपकी जो जी की वैल्यू होती है निगेटिव होती है। यानी कि आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं तो आपकी जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव। और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो आप जी के मतलब जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट ना होकर जी की तरफ काम करते हैं, टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो यहाँ क्या होगा, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये दो बातें हैं आपको याद रखनी है। और जी की वैल्यू अगर एग्जाम में नहीं दी होती है तो उसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा दिया। आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें अगर जिसने नहीं देखा। तो आगे चलते हैं, हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे ही आती है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर ही चली जाएगी, आसमान में ही चली जाएगी। कि कुछ हद तक ये क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाती है और उस मैक्सिमम हाइट के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट हमने ये देखी, एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट कहाँ गई, यहाँ गई है, एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया इसने। उसके बाद ये नीचे आएगी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है उसको निकालने का फॉर्मूला है, कितना है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। और ये आया कहाँ से है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव किया है। क्योंकि जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ v की वैल्यू जीरो होती है। आप याद रखें, ये मैं एक पॉइंट इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ, v की वैल्यू जीरो होती है। और जब हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ u जीरो होता है। तो आप इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ लिख दिया है इसको, तो ये पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद ये v वाला जो पॉइंट है ये v है आपका, u नहीं है, ये v है। v जीरो होता है कब, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे मैक्सिमम हाइट का, डायरेक्ट आपको एंट्रेंस में भी इससे सवाल बन जाएगा और आप क्लास में भी इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आते हैं हम टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, तो देखिए, टाइम ऑफ असेंट का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसके जाने को हम क्या कहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी स्पीड से जाएंगे और उसको जाने में हमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो जो टाइम हमें मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंट कहते हैं। असेंट का मतलब ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, उसको हमने T1 मान लिया है और T1 क्या हो जाएगा, U अपॉन जी हो जाएगा। ये हमारा कहाँ से आया है, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको कैलकुलेट किया है, V बराबर U प्लस एटी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ हम एटी नहीं लगाते हैं, ग्रेविटेशन में हम क्या लगाते हैं, जीटी लगाते हैं। इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जीटी लगाएंगे। और जी क्या होगा, ऊपर जब जाते हैं तो टी की वैल्यू वही रहती है,
कोई ना कोई वैल्यू होगी टी की, और जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू नेगेटिव रख के ब्रैकेट में रख सकते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि ऊपर जब हम जाएंगे तो वी यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और यू की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी वी की वैल्यू तो आपकी ज़ीरो हो चुकी है, तो आपकी यहाँ जो टी है उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यू अपॉन जी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, अब क्या होता है, जब मैक्सिमम हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो कुछ रुकेगी, और रुकने के बाद क्या होगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगी, जितना टाइम इसको नीचे में आने में लगेगा इसी को हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। डिसेंट मतलब नीचे की तरफ आना। उस केस में भी हम यही फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम T2 वैल्यू निकाल लेंगे, सेम रहेगी, U अपॉन जी रहेगा। उसके बाद आगे चलेंगे हम। अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि अगर आप ऊपर गए, ऊपर जाकर आप जब नीचे आएंगे, ठीक है, मान लीजिए आप इस तरह से ऊपर जाते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद ऐसा तो नहीं ऊपर चली जाएगी, नीचे भी आएगी। अब ये नीचे आई ऑब्जेक्ट, तो जितनी देर ये ऑब्जेक्ट हवा में रही, एयर में रही, इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, असेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर आया है 2u अपॉन जी हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो आपको यहाँ हमने 3 से 4 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आपको एक बार और इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड कहते हैं सोने को। अब यहाँ सोना ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देखते देखते सो जाएं, सोने का मतलब गोल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ गोल्ड दिया हुआ है, और इस गोल्ड की जो आपकी डेंसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है वो बताते हैं हम आपको। तो यहाँ देखिए रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है गोल्ड की, कितनी दी हुई है, 19.3। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये 10⁻³ है, ये 3 हमने काट दिया है, ये नहीं है, ऊपर पावर लग रही है 10 पर। उसके बाद ये पूछा गया है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन kg पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी बतानी है गोल्ड की kg पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, रिलेटिव डेंसिटी का। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है, रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ रो ऑफ सब्सटेंस क्या है, गोल्ड है, और रो ऑफ वाटर क्या है आपका, रो ऑफ वाटर आपका तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो इसको यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, सब्सटेंस की डेंसिटी निकलेगी। सब्सटेंस की डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। तो यहाँ डेंसिटी हम गोल्ड की निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी गोल्ड की निकल जाएगी, कैसे निकलेगी देखते हैं अब। तो यहाँ चलते हैं, तो देखिए यहाँ आपके पास रिलेटिव डेंसिटी है गोल्ड की इतनी, और जो डेंसिटी है वाटर की इतनी। जब हम डेंसिटी ऑफ वाटर को रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी गोल्ड की डेंसिटी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ हमने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था आर डी से, तो 10,000 से सॉरी 1,000 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे आर डी को, तो हमारा आंसर आया 19.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, एक और कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर नया। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जो अभी हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी, ठीक है, तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये कह रहे हैं कि कितनी देर में वो ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी, और मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन में दे दी जाए, यानी एच मैक्स दिया हो क्वेश्चन के अंदर आपका, और क्या दिया हो जी तो आपको पता ही होता है। तो अगर एच मैक्स की वैल्यू दे दी जाए क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए कितनी देर मतलब कितनी स्पीड से ये एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी, तो इसको आप निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई है तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप यहाँ वी भी कह सकते हैं यहाँ पर,
ये किस केस में, जब नीचे की तरफ आ रही हो, और किस केस में यू कह सकते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तब हम यू देखेंगे। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो वहाँ हम क्या देखेंगे, वी देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद रख लें आप इसको। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये क्वेश्चन कहता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये जो हमने अभी बताया आपको। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका है अपर डायरेक्शन में, और उसने क्या किया, एक हाइट को अटेन किया है, मतलब एक हाइट तक पहुंचा है 78.4, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये 78.4 है। तो ये 78.4 हमने मान लिया। अब ये क्या कह रहे हैं सवाल में कह रहे हैं कि बताइए किस वेलोसिटी से ये फेंका गया है, यानी ये यू पूछा गया है। मैंने बताया था आपको, अगर नीचे से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो यू स्पीड से जाता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ क्या होता है, यू जीरो हो जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वी जीरो, और ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एच मैक्स कितना दिया हुआ है, 78.4। पी फाइनल है क्योंकि ऊपर जाएगा तो वहाँ जीरो हो जाएगा, और जी की वैल्यू हमें मालूम होती है 9.8। अब ऊपर फेंक रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो जी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसमें वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लाने की हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चाहे तो आप ले भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ माइनस ही लिया है, माइनस लेने के बाद जब हम इसको लेकर आएंगे इधर लेफ्ट हैंड से, हम यहाँ राइट हैंड पर लेकर आएंगे इसको, तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ का जो यू स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ का 98 कर दिया हमने, यहाँ का 98 का एक पॉइंट हटाया, और यहाँ का जो 78.4 था यहाँ का पॉइंट हटाया नीचे, यहाँ 10 आ गया, और यहाँ पर भी आपका 10 आ गया। तो देखिए 10 इंटू 10 में से एक 10 निकाल लिया, ये 49 है, इसको हम 7 इंटू 7 कह सकते हैं, 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से एक 7 बाहर निकल जाएगा, ये आपका देखिए एक 7 बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया इन दोनों 2 में से, और यहाँ 784 है, इसको हमने अंदर ही रख दिया। अब 784 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, और आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होगा, राइट हैंड से दो डिजिट्स को ले लेते हैं, यानी पेयर बनाते हैं। यहाँ देखिए 7 है, तो यहाँ किससे कर सकते हैं, 2 से ही करेंगे। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, और 2 टू द 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ पर भी एक 2 लिखेंगे। तो यहाँ 3 जगह 2 लिखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। ये 8th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है। आप चाहें तो मैथ्स में देख सकते हैं। उसके बाद पहली बार में हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके आंसर जो लिखते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद दूसरी बार में हम यहाँ इसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इसको आंसर को हम नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो ये देखिए आ गया 4। अब क्या है, 8 4 है यहाँ पर, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा, और ये 8 4 हमने जैसा था वैसा यहाँ लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसमें हमारा ये आंसर आ जाए 38। आप 38 मान लें इसको, 384 को शॉर्ट में। तो चाहें तो आप देख सकते हैं, तो 9 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 36 आ जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। अगर हम 8 बार भी पढ़ लेते हैं तो शायद हमारा काम बन सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ 8 बार पढ़कर, 8 8 द 64, 64 का यहाँ 4 आया, फिर 8 4 द 32, 32 और 6 कितना हो गया, 32 और 6 हो गया 38। इसका मतलब हमारा यहाँ काम बन चुका है, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। कितना है यहाँ 8, 28 आ गया। ये इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे ये 28 आ जाएगा, और 28 को फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 7 कर देंगे 14, 14 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से जो 28 निकला है, और लास्ट में जो नीचे 10 दिया हुआ है इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमारा जो आंसर आएगा फाइनल 39.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये स्क्वायर नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ये काट दें आप इसको। ठीक है, हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, कितना है 39.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, आप इसको याद रखें, मीटर पर सेकेंड है, ये स्क्वायर नहीं है, ये गलत लिख के आए हैं। तो मीटर पर सेकेंड है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी building. The height of the point where the ball is thrown is 25 meter
from the ground, how long will it be before the ball hits the ground। मतलब क्या कह रहे हैं, एक बॉल है जिसको हमने एक 25 मीटर की ऊंचाई पर एक बिल्डिंग है ज़मीन से, उससे फेंका है, और कितनी स्पीड से फेंका है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। तो ये कह रहे हैं कि बताइए ग्राउंड पर छूने से पहले पहले उसने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें आपके ऑप्शंस के क्वेश्चंस हैं, ये आपके एमयू एंट्रेंस में आ चुका है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब वो कैसे करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ फिगर बना रखी है, तो देखिए यहाँ आपका टाइम बचाने के लिए सारा काम किया जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स के क्वेश्चंस मिल सकें। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें, इसीलिए आपके टाइम बचाने के लिए हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, वरना अगर हम पहले से सॉल्व ना करें तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो हमारा लेक्चर है इसका कोई पर्पज़ नहीं बचेगा। हमारा मकसद है कि आपके जो लेक्चर हैं ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट दें। देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो आपका यू था वो कितना था, 20 मीटर पर सेकंड था सवाल में। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो ऊपर गई है, तो हमने बताया था आपको वहाँ जाकर वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यू आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपका जो एच है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको एच भी निकालना है। तो देखिए यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया था तो इसकी जो स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। इसको जब हम ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ कोई ना कोई हाइट अटेन करेगी बिल्डिंग के ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से ये बिल्डिंग की हाइट से ऊपर कुछ ना कुछ एच अटेन करेगी, वो एच हमें निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ g की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसलिए यहाँ हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव साइन को ले रहे हैं। तो यहाँ आपकी जो t की वैल्यू है तो कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। जब हम 10t को उठाकर कहाँ लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 10 को जब हम 20 के नीचे लेकर आएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2 सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2 सेकंड, इसको हमने T1 मान लिया। यानी यहाँ से जो बिल्डिंग के ऊपर से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गई थी तो इसने कितना टाइम लिया ऊपर जाने में, 2 सेकंड। अब आते हैं हम एच निकाल लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर एच है इसको कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास टी आ चुका है तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ये जो आपका 0.5 है इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं। तो देखिए हमने 0.5 को 1/2 लिख रखा है पहले से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ 0.5 है और ये आपका जी है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है यू कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, और जो आपका टाइम है वो कितना है, 2 सेकंड। तो देखिए यहाँ हमने 2 लिखा है, उसके बाद 0.5 जैसा था हमने इसको ऐसे ही लिखा है, और जो आपका जी है वो हमने 10 लिया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। उसके बाद हमने जो टी है उसको क्या लिखा है, 2 लिखा है। कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि 10 ना लेकर हम 9.8 लें, हाँ तो आप ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, या जो क्वेश्चन में दिया हो गिवन वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारी हाइट आ जाएगी h, ये 20 मीटर आ गई। अब देखिए ये तो हाइट है आपकी 20 मीटर, और ये आपकी जो हाइट दी हुई है बिल्डिंग की वो 25 मीटर दी हुई है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये आपका 20 आ चुका है और ये आपका 25 है, तो टोटल मिलके आपका 45 हो जाएगा। अब ये 45 के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, टोटल हाइट यानी यहाँ से ले गए यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए कितना टाइम लग रहा है, एक टाइम वो होगा जो आपको 2 सेकंड लगा ऊपर जाने में, वो तो हमने निकाल दिया, इसको हमने T1 कह दिया। अब इस हाइट से नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी 45 मीटर की जो हाइट है वहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमने यहाँ लगाया सेकंड इक्वेशन हम क्वेश्चन के जरिए। एस इज इक्वल टू, एच की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, एच लिखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ एच अब हमारा 45 आ जाएगा, यहाँ चाहें तो आप कैपिटल एच कर सकते हैं, तो कैपिटल एच लिख लें आप यहाँ पर, क्योंकि ये टोटल हाइट है 45 मीटर। यू की वैल्यू आपके पास 0 है क्योंकि आप ऊपर से अब नीचे की तरफ गिर रहे हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है अभी नीचे की तरफ आएगी। तो ये नीचे की केस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगी तब ये टाइम कितना लगेगा इसका। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 45 मीटर, यू की वैल्यू आपकी 0 हो गई, इसलिए आपका टाइम भी 0 हो गया। यहाँ आपका टाइम हमें मालूम नहीं है इसलिए हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 10 है। यहाँ जो 5 है यहाँ इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। पॉइंट की जगह पर 1 आता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही 0 लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है यानी 5 है, इसलिए एक 0 लगाया, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 आया,
और ये आपका टी है। इस 5 को जब हम 45 के नीचे लेकर जाएंगे तो देखिए कितना जाएगा आपका आंसर 9, और जब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे टी का तो इसको हम T2 कह सकते हैं। तो यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 9 पर रूट आ जाएगा, और रूट में हम क्या करेंगे 9 के फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 3 आ गए, और यहाँ से आपका जो आंसर है कॉमन निकाल लेंगे 3 में से, तो आपका ये 3 सेकंड आ गया। ये 5 नहीं है, एस है, ठीक है, सेकंड के लिए एस। तो आपका जो टोटल टाइम आया है वो कितना आया है, 3 आपका ये आया 45 मीटर वाला, और 2 आपका ये आया है जो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी, बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर की तरफ गई थी, इसमें 2 सेकंड था। और जो आपका 45 मीटर की हाइट को अटेन किया है वो कितना आया है, 3 सेकंड आया है, और टोटल टाइम आपका आ गया 5 सेकंड। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहे हैं, एक स्टोन है उसको टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, यानी एक स्टोन को रिलीज किया गया, ऊपर से छोड़ा गया है, और इस टावर की हाइट जो दी हुई है 19.6 मीटर दी हुई है। क्या पूछा गया है, फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट की जब वो टच करेगी ग्राउंड को। तो वही है सवाल, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, आपके पास हाइट दी हुई है, आप यहाँ रख देंगे, g की वैल्यू लगा देंगे 9.8, और 2 हमारा ये है, और मल्टीप्लाई करेंगे जब 9.8 को 2 से तो 19.6 आ जाएगा। देखिए यहाँ रूट के अंदर 2 बार 19.6 है, हमारा एक आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है, यानी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आपके पास जो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है एम दिया हुआ है, कितना, मास ऑफ ई यानी मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24, और सन का जो मास है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। अब ये कह रहे हैं एवरेज डिस्टेंस जो दिया हुआ है सन और अर्थ के बीच में कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है एम ई मास ऑफ अर्थ, एम एस मास ऑफ सन, और आर डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान का यानी इनके बीच का। तो देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपके लिए हमने यहाँ सॉल्व पहले से रख रखा है। तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ जी एम वन एम टू अपॉन एम ई एन टू एम एस कह सकते हैं। तो देखिए हमने वैल्यू रख दी है दोनों मासेस की, और ये जी की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻11। अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको ये याद रखनी है। इसी तरह से जो स्मॉल जी होता है यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ सारी वैल्यूज रख ली। तो देखिए यहाँ हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 12 आ गया। इस 12 को जब हमने 6.67 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका 80.404 आया, ठीक है। 80.04 कैसे आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको जो आंसर आया है उसको 6.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80.4 आया। नीचे 1.5 था, इसको 2 बार लिखा, और जो 11 थी पावर 2 बार लिखी जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 10⁻2 इंटू 11, ठीक है, पावर के ऊपर पावर होती है तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने क्लास 8 में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म में। तो हमारा जो आंसर आया 2.25 इंटू 10⁻22। अब देखिए यहाँ 80.04 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2.25 से, तो हमारा 35.57 आया। और जो पावरें थी ये जो जोड़ रही होती है उसको जोड़ देते हैं, जो माइनस हो रही होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर जो आया, अब देखिए जो 22 है पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये इन पावर्स को सॉल्व कर कर ये 43 आया था। 43 में से हम क्या करेंगे 22 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 21 बचा। अब देखिए यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है, ये 35.57 था, इसको हम पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे 5 और 3 के बीच में, तो ये एक पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर आएगा 3.56 इंटू 10⁻22। अब यहाँ 7 है, इसको राउंड ऑफ करके 6 कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी वही कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टोन है, उसको हमने क्या किया, फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के ऊपर से हमने क्या किया, इसको फेंका, और ये टावर कितना ऊंचा है 100 मीटर ऊंचा है। तो ये आपका टावर दिया हुआ है 100 मीटर ऊंचा, यानी हाइट दी हुई है टावर की। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और उसी वक्त क्या किया हमने, एक और ऑब्जेक्ट है या एक और बॉल है, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, और उसी वक्त हमने क्या किया था, एक और स्टोन था उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका था, सेम टाइम पर, टाइम सेम है। पूछा गया है जो ऊपर की तरफ जो फेंका गया है स्टोन, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर
टू स्टोन्स मीट, यानी ये पूछा गया है कहाँ और कब, यानी यहाँ टाइम भी पूछा गया है और ये पूछा गया है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे, यानी डिस्टेंस भी पूछा गया। तो हम यहाँ देख लेते हैं, केस फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर जो टोटल हाइट है कितनी है, 100 मीटर है। नीचे वाली ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको हमने मान लिया कि उसने x डिस्टेंस कवर किया है, और जो ऊपर से नीचे आ रही है डिस्टेंस उसने क्या किया है, 100 माइनस एक्स को कवर किया है, क्योंकि इतना डिस्टेंस अगर x हो जाएगा तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमने माना ये मीटिंग पॉइंट है इसका, मान लीजिए इसको c मान लें, हम इसको a मान लेते हैं, और जो लास्ट पॉइंट है हमने इसको b मान लिया। तो c पॉइंट पर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो नीचे वाली ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रही है उसका डिस्टेंस कितना है x, और ऊपर वाली ऑब्जेक्ट जो नीचे आ रही है उसका डिस्टेंस है 100 माइनस एक्स। अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू 0 है जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, यू स्क्वायर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी सेकंड इक्वेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। एच कितना है हमारे पास, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या सॉरी ग्रेविटेशन आप लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जब ग्रेविटेशन की इक्वेशन लगाएंगे तो आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप लिख लेंगे ये वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ जो h है इस h की जगह लिखेंगे 100 माइनस एक्स। तो हम क्या लिख रहे हैं, 100 माइनस एक्स लिख रहे हैं, जो ऊपर से नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट उसके लिए है ये। केस फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तब के लिए है। ठीक है, बना देते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसके लिए केस लगाया है। तो एच की वैल्यू आ गई 100 माइनस एक्स, और ये हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे ही रहा क्योंकि यू की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आया 100 माइनस एक्स 1/2 जी टी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड बात करेंगे। सेकंड बात में क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी तब क्या होगा। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसका डिस्टेंस कितना है, हमने x मान रखा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ u दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 25 इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमने क्या किया, कंबाइन करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को, और हमें क्या मिलेगा, देखिए कंबाइन लिखें आप या ये लिख लें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो क्या होगा, यहाँ जो आपका x माइनस एच था, सॉरी 100 माइनस एक्स था, इस 100 माइनस एक्स में हम क्या करेंगे, इस x को जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ का हाफ जी टी स्क्वायर था और यहाँ पे भी हाफ जी टी स्क्वायर था, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस आपका क्या बचेगा 25t बचेगा। तो ये देखिए सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा, टी की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 25t इज इक्वल टू 100। तो आपका जो टी आएगा वो कितना आएगा, 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 सेकेंड के बाद मीट करेंगे यानी मिल जाएंगी। अब जो टी की वैल्यू है आपकी 4 सेकेंड, इसको हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये जो है वो हमने पुट कर दी, सॉरी टी की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए वैल्यू ऑफ पुट इन इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हम, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट सॉरी सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ देखिए 25 इंटू 4 किया हमने, ये p है, b नहीं है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, इंटू 4 का स्क्वायर यानी टी कितना है 4। तो आपका यहाँ से जो डिस्टेंस आया है 21.6 यानी 21.6 मीटर आया है। इसका मतलब जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर जाकर मिलेगी, ऊपर वाली ऑब्जेक्ट से 21.6। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये 21 आ जाएगा नीचे से ऊपर जाने में, और जो भी ऊपर वाला आंसर होगा इसमें से 21 को माइनस देंगे तो ये हमारा ऊपर से नीचे वाली ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा। अब ये सवाल पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आपका एंट्रेंस में आएगा तब आप देख सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहले इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या कहना है इसमें। कॉन्सेप्ट का ये कह रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है, यानी यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी जब मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगी ऑब्जेक्ट, और यहाँ जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं
तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और जो जी होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू 0 होती है और जो आपकी जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब ये क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्टोन वेइंग 2 किलोग्राम। ये कह रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स बताना है और जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है 2 किलोग्राम एंड द वेट ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ मास दिए हुए हैं दोनों, अर्थ के और किसी ऑब्जेक्ट के यानी स्टोन के, और उसका जो फोर्स दिया हुआ है 19.6 न्यूटन दिया हुआ है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकालना नहीं है आपको। अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ, यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और किस में पूछ रहे हैं, अर्थ के अंदर पूछ रहे हैं। तो देखिए मास दिया हुआ है अर्थ का कितना 6 × 10⁻24, फोर्स दिया 19.6 और एफ बराबर होता है m × a। तो यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूजन की गई है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको मालूम है हमने जैसे चैप्टर पढ़ चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला, फोर्स बराबर m × a था, तो हम यहाँ m × a लगा देंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा, देखिए f की वैल्यू आपके पास है 19.6, m की वैल्यू है 6 × 10⁻24, तो इस 6 × 10⁻4 को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो क्या आएगा 3.3, ये आंसर आ जाएगा। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3.3 ले आएंगे, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया 3.3 × 10⁻24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसके बाद जब ये हमारे सारे क्वेश्चन, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है क्लास 9th का, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आप इसको पढ़ें और तैयारी अच्छी रखें ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और अच्छे आपके नंबर आएँ। चलिए तो फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आए तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। तो जब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।